स्टोरी मैं चेक करूंगा, गलत ना बता दें। न्याई साहब, इस वक्त हम क्लॉज बाय क्लॉज चल रहे हैं, हमारे साथ मुसद्दा तो नहीं, लेकिन हाफिज साहब क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं इस वक्त जो लॉ शायद अभी ड्राफ्ट होना है या तरमीम जो आनी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? चले ओवरऑल उस पर आ जाए, 243 पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हुकूमत की कोशिश है 27वीं तरमीम को लेके आना, इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं, अच्छा ही है ना, आईनी कोड अलग बन रहा है, बाकी काम भी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का मसला भी हल हो रहा है। जी न्याय साहब, असल में खैर मुझे मौजू की संजीदगी का तो अंदाजा हो गया, और जैसे भट्टी साहब ने सम अप किया है, भट्टी साहब को देख के बाद में पता चला कि इंतहाई संजीदा मॉर्निंग, जिस तरह उन्होंने सम अप किया कि मौजू इंतहाई संजीदा है, और उन्होंने विस्तारों की गुफ्तगू सम अप करके बड़े अच्छे अंदाज में उसको पेश किया। देखे कामरान, ये मुल्क जो है ना, इसके बारे में आज तो ये तय नहीं किया जा सकता। कायद आज़म ने यूं तो कोई अपनी कई तकारीर में ये बात की, लेकिन एक बड़ा ख़ास मौके पे 14 फरवरी 1948 वॉइस ऑफ अमेरिका ने, उन्होंने अमेरिकन अवाम के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान जो है, ये हम यहाँ पे इस्लामी जो असूल है, ज़वाबित है, उनको नाफिज करने के तजर्बे करेंगे, उसकी एक तजर्बागाह है। मेरा ख्याल है इस्लामी तो खैर कोई रह नहीं गया, लेकिन बिल्कुल हाफिज साहब सही फरमा रहे हैं कि ये एक तजर्बागाह है। अल्लाह ताला माफ़ करे, पति इस मुल्क बेचारे पे और कितने तजर्बे होने हैं, बस देखते जाए और शर्माते जाएं। मुझे बताएं कि ये पहली तरमीम हम कर रहे हैं। आपने खुद इंटरव्यू में कहा है कि हम माशाअल्लाह पिछले जितने हुए हैं 52 साल 51 साल, इसके अंदर ये 27वीं तरमीम आने को है, फिर 28वीं भी आएगी, उसका भी उन्हें मसला सुना दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब में एक चीज कॉमन है, सिवाय ये मैं कह रहा हूँ मुझे सुना दिया गया, इनमें सब में एक चीज कॉमन है कि सारी तरामीम सिवाय चंदे को छोड़ के, जिसमें एक अहमदियों का क्लियर करा दिया गया, या पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो है बांग्लादेश को मंजूर करने के बाद दोबारा तयन हुआ, पहली तरमीम थी, दूसरी थी कादियानियों के बारे में थी, जिनको एक जो है तरमीम ऐसी नहीं जिसमें नीयत का फतूर ना हो, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। मतलब साहब सही कह रहे हैं कि जब पता ही नहीं है, और फिर पता भी हो तो ये नहीं पता कि अंदरूनी खाना क्या सोचा, क्योंकि हमने जितनी तरमीम आई हैं उनके जब बाद में देखकर हाइंड साइड में देखें तो पता चले कि बदनीति के ऊपर सारी बनाई गई हैं। और बदकिस्मती क्या है, इस मुल्क में जब अयूब खान ने 7 जनवरी 1951 में आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, तो उसने 2 असूल रहनुमा असूल मुतय्यन करके चला गया पाकिस्तान के लिए। एक तो है कि एक दफा आप आर्मी चीफ बन जाए तो फिर ताहयात आर्मी चीफ रहने की एक दफा कोशिश जरूर करें। ये हालात तकाजा न अपने ही को पड़ जाए, जौहलक साहब पड़ गया, मुशर्रफ साहब पड़ गए, अयूब खान पे याया खान पड़ गया, तो ठीक है, वरना कोशिश करो कि जितने ऐसा जिंदा रहते हो ताहयात रहो। और दूसरा यह है कि ये सियासतदानों को दबा के रखो, इन पर कोई तबाह न करो, और सिस्टम को, कोई सियासी सिस्टम को चलने ना दो, किसी वज़ीर आज़म को अपनी मर्जी के बगैर आने ना दो, और जिस पे गुस्सा आ जाए उसको फौरन यहाँ से रुखसत कर दो। ये 2 असूलों पर पाकिस्तान जो है पिछले 72-73 साल से नज़ीमुद्दीन की रुखसत के बाद, मुझे एक बात समझ नहीं आई। सियासतदान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फोर्सेस, सबको भी मिला लें तो ये जो सियासतदान है इनका तो वोट बैंक उससे 10 गुना ज्यादा होता है मेरे भाई। इनको कौन दबा सकता है? अगर ये अपनी आवाम के जेन्युइन लीडर है, इनके हक पे डाका मारने का मतलब है आवाम के हक पे डाका मारना, तो इनको कौन दबा सकता है? लेकिन अब मसला ये है कि अभी 2024 के इलेक्शन पे आप लोगों ने कहा कि जी आवाम का जो है वोट पे डाका मार दिया। भाई अगर डाका जिन पे मारा है वो देख वो डैम, वो तो बाहर निकले नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारे वोट पे डाका मार दिया ना, वो समझते हैं कि डाका मारा गया, तो सियासतदानों को कौन दबा सकता है? कौन सी ऐसी लार्जर देन लाइफ फोर्स है प्रोफेसर साहब, नफरी में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, जो 25 करोड़ लोगों को दबा देना? जी फरमाइए बात। चलो प्रोफेसर साहब, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आपकी कमाकू सारे उस पर आपका कॉम्प्रिहेंशन है। मुझे आप ये बता रहे हैं कि जो सियासतदान जो है, जब बानिए पाकिस्तान जिसका नाम ख्वाजा नज़ीमुद्दीन था, उसको बुला के अयूब खान, सिकंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं कि आप जो रिजाइन कर दें। उन्हें क्यों? उन्हें हुकूमत आपसे नहीं चल रही। जब आपने बानिए पाकिस्तान, जिसके पीछे दुनिया नहीं थी, कि पाकिस्तान बन गया, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, और उसको कैसे समरेली डिसमिस किया गया? ख्वाजा नज़ीमुद्दीन, ख्वाजा क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आपके सामने है, आपका सब्जेक्ट है, मेरे तो नहीं है।
मुझे ये देखें, इस मुल्क के अंदर मैंने कहा ना, मैं दारोमदार नियतों पे है, ये वो रहनुमा असूल है, और इसके अंदर हर अल्लाह के फजल का आपका पॉइंट आ गया। मैं तो हैरान हूं इस बात पे, फतूर है जी, हर चीज में नियत का फतूर है। बड़ा ये किस्सा मुख्तसर इतना ही है आपका। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट आ गया। मेरी साहब नियत के फतूर आपने निकाल दिए, आपने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। इन पॉलिटिशियंस को कोसे, और अगर आईनी कोड बनने जा रहा है तो मेरे भाई बड़ा अच्छा है, जरा मामला क्लियर हो जाएगा, ये आईनी वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दो बातें। तीसरी बात, ट्रांसफर पोस्टिंग तो मेरे भाई अगर फौजी अफसरान की हो सकती है, पुलिस वालों की हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स की हो सकती है, तो जजों की क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कौन सा इतना बड़ा कुछ रखाव का पल लगा? मैं पानी पी रहा हूं, आप जवाब दें प्लीज। देखें जी, बात यह जी कि आपका जो पॉलिटिशियन है, मतलब उसको मैं तो ये क्या मुझे समझ नहीं आती मैं क्या आपके सामने कैसे रखूं कि पॉलिटिशियन ने जितने अमेंडमेंट्स किए हैं उनके अंदर भी नियत का फतूर था। वो क्या करते रहे, उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब ने जब 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 58(2)B बनाया तो उनका क्या था कि जो कुव्वत का तकाद है वो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जमा हो जाए और 2/3 मेजॉरिटी, और उसके बाद मैं अपनी मर्जी के अमेंडमेंट्स करूं। जैसे दरवाजा बंद किया वो किसके काम आई? जुनेजो ने जब 1985 के अंदर अपनी मर्जी किया, उसके बाद भी वो इलेक्ट हुए ना, लोगों ने बात सुने ना मेरे। अब एक यार मुझे तो अब बात तो करने दे, हो सकता है ये आप असल में मुझे भी आपकी तरह मुझे भी आपको भी तकरीर का शौक है और वो मुतमईन कर नहीं सकती, छोटा सा प्रोग्राम। आपको भी 2-2.5 घंटे चाहिए, मुझे भी 2-2.5 घंटे चाहिए। क्राइसिस ये है। बोले सर, मैं सुन रहा हूं। देखें जी, बात मैं तो ये कह रहा हूं कि दो तरह की हुई हैं। एक सियासी हुकूमतों ने अपने तौर की है और एक सियासी हुकूमतों ने डंडे के जोर पे की है। ये ज़हन में रखें। सियासी हुकूमतों के दौरान में दो तरह की तरामीम हुई है। एक हुई है जो सियासी हुकूमतों ने अपने 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 इक़्तिदार को दवाम और इस्तेहकाम देने के लिए तरामीम की है। कोई 1-2-4 जो ये बता रहे हैं ना, लोकल बॉडी या जो डंडे वाली मुझे बड़ी पसंद है वैसे, जो 4-5-6 पूरी डंडा के तरमीम। अच्छा, ये तो दूसरा डंडे के जो पीछे डंडा आया, अच्छा पीछे दूसरे डंडे के दो पे किया, लेकिन दोनों का एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है? भुट्टो साहब को आप यकीन आने के जो फांसी लगी है उसकी जाहिर वजह दो रही थी। एक तो जब उन्होंने मुतलक ऐलान बने, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ग्रैब किया, 3री 4थी 5वीं तरमीम के तहत, 3rd 4th 5th अमेंडमेंट के तहत, तो ज़ाहिर जो हक साहब का फिर ज़्यादा राइट था कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है? ये तो पुराना असूल है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुना गया केस, तो उस केस के अंदर जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी वही इस्तेमाल हुई, उसी तरीके जुडिशरी बनी जिसमें जजेस के तबादले, उनके ओहदे, उनके टेन्योर, और वही आगे भुट्टो साहब को फांसी पे लटका के चले गए। जिसको देखे नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब का तो प्राइम मिनिस्टर भाई, ऐसा दौर तो नहीं चल रहा इस वक्त यार जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं चल रहा। आपकी तो आपके तो जो है ना, आप तो फांसी की बातों पे आ गए, वज़ीर आज़म की। मैं तो परेशान हो गया। आप कह रहे तरमीम की वजह से फांसी लगी भुट्टो साहब तो खैर अल्लाह करे, डरा दिया आपने, अल्लाह करे बंद हो जाए। आपका हुस्न नजर है ना, आपका हुस्न नजर है ना कि आप किसी चीज सर पे नजर करे। मैं तो सर ये कह रहा हूँ, आप जो बातें फरमा रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि आज आप बात क्या कर रहे हैं कि फांसी की वजह अमेंडमेंट थी। मैं आपका कामरान, आपका सब्जेक्ट है, ये तो ये उनका काम ही है। ठीक है सर, आप पॉइंट कंप्लीट कर लें, मैं समझ गया आपकी बात। जी जी, मैं कह रहा हूँ असल में बंदा संजीदा बात तो हो नहीं रही, पता नहीं आपको गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स जो डंडे की जोर पे आई या सियासी हुकूमतों ने अपने इक़्तिदार के लिए की, उनका रिजल्ट भयानक हुआ, आप यही कह रहे हैं ना सर? मिसालें दी आपने भुट्टो साहब की, इसके अंदर मेरी एक बात है, मैं पहली बात दोहराता हूँ, अपनी पहली बात दोहराता हूँ कि जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं हाइंडसाइड में आज सारी सामने हैं, 26वीं को भी चलो शामिल कर दें कि हर एक के अंदर नीयत बदनीति थी। मैंने जब कहा ना, नामाल का दारोमदार नीयत पे है। जब आप कहते हो कि कितना हर अमेंडमेंट के बारे में सुनहरे ख्वाब सुनाए गए, जो आज मैं भाषण सुन रहा हूं ना, हर अमेंडमेंट से पहले मैंने यही सुने हैं। उसके बाद पता चले कि जो कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ एक बेनजीर साहब की एक बात कोट करने दें, ये अप्रैल मई या तो मसला काम कर लें, या आपको मिजाइया प्रोग्राम है तो उसको कर लें, किसी मिजाइया अदाकारों को बुला लिया करें।
चलो आगे चले। नहीं सर, आपका पॉइंट आ गया। आपने खुद अगर रिस्पेक्ट, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि अमेंडमेंट जो है ना बदनीयती की बुनियाद पर, आप अपने प्रोग्राम की खुद नहीं सर, आपका पॉइंट आ गया। 10 सेकंड डिले चल रहा है आपका मेरा, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, इस वजह से इस तरह कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन आपका पॉइंट भरपूर आ गया। आपने कहा कि जी बदनीति पर मबनी अमेंडमेंट्स हुई हैं माजी के अंदर, और हर अमेंडमेंट से पहले इस तरह का शोर बका हुआ करता था, जोश हुआ करता, पता नहीं क्या होने जा रहा है, जिस तरह इसके बारे में जा रहा है। बाद में पॉलिटिशियंस ने या वज़ीर आज़म ने उसको भुगता। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, और आपके इसी पॉइंट के ऊपर डिबेट करूंगा मैं। एक ब्रेक लेने की इजाजत दे दें बस मुझे, ब्रेक। आपके ख्याल में ये 27वीं तरमीम एक तो आपको लगता है इजीली पास हो जाएगी, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या इंप्लीकेशन देखते हैं आप, जब अगर पूरी पार्लियामेंट ऑन बोर्ड है तो? देखिए, पहले तो खैर मैं एक दो बातें और ऐड कर दूं जो रह जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि कुछ तरमीमों के बगैर कोई गुजारा नहीं चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कराएं 13 मई को, तो हमने कराए। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा जी कि जो खसूसी नशस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, तो हमने दे दी। तो क्राइसिस ये नहीं है, इसको भूल जाए। और जरूरत जब वो आप नहीं कर रहे तो और भी कई काम हो सकते हैं इनके बगैर। लेकिन ये 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम, पहली तो बात है कि सारे, मुझे बदर साहब ने भी वही बात मैं जो कह रहा था उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश कर दी, भट्टी साहब ने एंडोर्स कर दिया। आपने कहा जी आइडिया में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्यूशन में प्रॉब्लम है। यही मैं कह रहा हूं कि नीयत का और एक्सक्यूशन ये होता क्या कि अमल का दारोमदार कि जब आप एक्सक्यूट करते हैं तो आइडिया तो मैंने कभी भी नहीं कहा। अभी इस वक्त इस गवर्नमेंट की नीयत क्या लग रही है आपको 27वीं तरमीम लाने में? अगर नहीं, नीयत तो कूट के बदनीति लग रही है कि उन्होंने कुछ लोगों को घेरना स्पेसिफिक। जवाहर हक साहब ये कर सकते हैं, मुशर्रफ साहब ये कर सकते हैं, तरमीम में फलां बंदे को ये बचत हो सकती है, फलां बंदे को फांसी दी जा सकती है, फलां को नहीं दी जा सकती। आज तक यही तो ये भट्टी साहब ने ये चंद अल्फाज में कही, ये मैं रो रहा हूँ कि भाई आपके अंदर जो नीयत है, मैं अगर खाना काबा चला जाऊं तो मतलब ये नहीं कि मेरा हज हो जाता है, मेरी नीयत के साथ जो भी हो वो जो वहां पता चलेगी जब मैं हज पे जाऊंगा कि ये तो एक ब्रेक के बाद मैं आपको सब लोगों को बसदे एहतराम समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम है कहां, वो प्रॉब्लम क्या है। एक ब्रेक के बाद न्यायी साहब ने नीयत का जिक्र किया। मेरे ख्याल में जो सियासतदान है ना, इनको फिर नीयतें ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि तरमीम में कोई मसला नहीं है। जैसे कि हथियार उठाने में कोई मसला नहीं, हथियार खरीदने में कोई मसला नहीं। हथियार आप उठा किस तरह रहे हैं, आप उसको सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करें, उसको डकैती के लिए यूज करें, हथियार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरमीम एक हथियार है पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए, और इसका सही इस्तेमाल जो है वो हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।